ओम शांति। आज हम फिर से योग के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने योग के कुछ आवश्यक बातें बताई थी, तो उसके आगे भी योग के ऊपर कुछ आवश्यक बातें और कुछ हम योग का अनुभव भी सुनाएंगे। तो वास्तव में योग हमारा मुख्य सब्जेक्ट है। और आज की मुरली में बाबा ने खास कहा, आज 29 मार्च 2025 की मुरली में भी बाबा ने अंडरलाइन कराया। बाबा ने कहा, बाप समझाते बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बन कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को याद करो। इसी प्रैक्टिस से तुम पावन बन जाएंगे। तो अब बाबा ने पूरे 24 घंटे को 3 बार 8 8 घंटों में बाबा ने डिवाइड किया। तो अब हम 8 घंटा कर्मयोगी बन करके हमें कर्म भी करना है। चलो 8 घंटा आराम किया और भी जो भी काम किया उसी में आ जाता है। और बाकी 8 घंटा बाप को याद करना, बाबा को याद करना है ना। तो स्पेशली अब ये हम कैसे करें, तो उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। कि देखिए, वैसे तो हम सब जानते हैं कि योग की चार अवस्थाएं हैं और योग के 4 स्टेप्स हैं, 4 पौड़ियाँ, 4 पायदान भी है। ये दोनों अलग अलग है पर कनेक्टेड है। तो इसको हम पहले समझेंगे। तो योग की 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है देही अभिमानी स्थिति, अवस्था या स्थिति कहें, देही अभिमानी। दूसरा है आत्म अभिमानी। अब आप कहेंगे देही अभिमानी और आत्म अभिमानी में क्या अंतर है? अंतर तो है, थोड़ा अंतर है, परंतु है। तीसरा है, वो है, उसको कहते हैं अव्यक्त या फरिश्ता। दोनों एक ही चीज है ना। अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्टेज, वो एक ही बात है। और चौथी अवस्था जो है वो है अशरीरी। इस अशरीरी अवस्था को ही बिंदु रूप, बीज रूप आदि आदि कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार करेंगे कि पहला है देही अभिमानी, अर्थात मैं आत्मा इस देह में, बिंदी, है ना, स्थूल शरीर में मैं आत्मा इस देह का मालिक हूं, है ना। मैं मालिक हूं, आत्मा मालिक है। देह कर्मेंद्रियां ये इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे कर्मचारी है, मैं इसके मालिक हूं। और वास्तव में ये देही अभिमानी स्थिति जो ये कर्म योगी स्थिति है, क्योंकि कर्म योग में देह का भी भान होगा और आत्मा का भी भान होगा, परंतु मालिक पने का। मैं मालिक इस कर्मेंद्रियों द्वारा, मैं आत्मा कर्म कर रही हूं, ये तो अब समझाते हैं। तो ये है देही अभिमानी। अब आत्म अभिमानी स्थिति, इसमें क्या अंतर है? आत्म अभिमानी स्थिति का मतलब होता है आत्मा पर ही फोकस करना। मैं आत्मा देह में तो हूं, पर आत्मा पर फोकस करना, कंसंट्रेट करना, उसी पर ही चिंतन करना, है ना। और उसी स्थिति में टिकना। जैसे मान लीजिए, हमेशा तो कर्म नहीं करते ना, कभी भी थोड़ा फुर्सत मिले, या जैसे मान लीजिए ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है ना, या हम फुर्सत में हम बैठे हैं बाबा की याद में, उस समय मैं देह हूं ही नहीं, मैं आत्मा ही हूं। तो इस उस समय आत्मा को फोकस करना। और मैं आत्मा परमात्मा, शिव परमात्मा की संतान हूं, मैं उनका बालक हूं, उनका बच्चा हूं। ये अंतर है। देही अभिमानी मतलब मैं मालक हूं, और आत्माभिमानी मतलब मैं बालक हूं, शिव बाबा का बालक हूं। तो ये अंतर है। मालक बन के
कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करना, ये कर्मयोगी। तो कर्मयोगी बनने के लिए ये देही अभिमानी स्थिति आवश्यक है। और जब भी हमको फुर्सत मिले, ट्रैफिक कंट्रोल आदि कर रहे हैं, तो मैं आत्मा हूं, बस आत्मा समझ करके बाबा को याद। उस समय देह की बात नहीं, आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं बाबा का बच्चा हूं। तो ये है देही अभिमानी और आत्म अभिमानी स्थिति में अंतर। अब तीसरी अवस्था जो है वो हमने कहा अव्यक्त या फरिश्ता। फरिश्ता माना मैं सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा, लाइट की बॉडी, उसको हम इमर्ज करें। बॉडी यही है, परंतु वो लाइट की बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा। जैसे देह अभिमानी मतलब स्थूल शरीर में मैं आत्मा, तो फरिश्ता माना सूक्ष्म शरीर में मैं आत्मा। यह है अव्यक्त स्थिति। अब अशरीरी, ये है परम धाम की स्थिति। जब हम बुद्धि से परम धाम को इमर्ज करते हैं, आत्मा, हम जब योग करते हैं तो आत्मा शरीर छोड़ के परमधाम जाती नहीं है, पर परम धाम को हम यहां इमर्ज करते हैं, है ना। बुद्धि रूपी नेत्र से परम धाम को देखते हैं और इमर्ज करते हैं, और उसमें मैं बिंदी आत्मा, जितना समय तक हम मन बुद्धि को वहां टिका सके। ये चार अवस्थाएं योग की होती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि योग के चार स्टेप्स भी होते हैं, चार पौड़ियां, चार पायदान। वो क्या है? पहला स्टेप है, उसको कहते हैं मनन। मनन का अर्थ होता है अपने आप से बात करना। ये अपने आप से बात करना, अपने लिए फुर्सत निकाल करके अपने आप से बात करना। अर्थात जैसे उसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मनन का मतलब, जो सवेरे हमने बाबा की मुरली सुनी या जो भी ज्ञान की क्लासेस आदि सुनी, बाबा की मुरली सुनी, तो उस मुरली जो बाबा ने हमको पढ़ाया, सुप्रीम टीचर ने जो हमको पढ़ाया, उस पढ़ाई को स्वयं ही अपना टीचर बन करके पढ़ाना, अपना टीचर बन करके खुद को ही पढ़ाना, इसी को कहते हैं अपने आप से बात करना। जब तक हम अपना टीचर बन करके खुद को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक वो सुप्रीम टीचर ने जो हमको पढ़ाया वो अंदर जाएगी ही नहीं। तो इसको कहते हैं मनन। अब इसमें तीन बातें हैं, कहते हैं ना, मनन, चिंतन और मंथन। सुनने में तो एक जैसा लगता है, परंतु वास्तव में तीनों अलग अलग है। मनन माना, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप से बात करना, ज्ञान की जो बाबा ने जो जो पॉइंट सुनाई उसको रिवाइज करना, अपना टीचर बन करके खुद को पढ़ाया। मतलब देखो आज बाबा ने ये बताया, ये बताया, अपने आप को ही हम पढ़ा रहे हैं अपना टीचर बन करके, है ना। तो ये है मनन। बुद्धि रूपी बर्तन में ज्ञान रूपी दूध को स्टोर करना, वो तो तब होगा जब मनन होगा, है ना। रिवाइज किया, बुद्धि रूपी बर्तन में उसको हमने रखा, स्टोर किया। उसके बाद होता है चिंतन। चिंतन का मतलब यह है कि मुरली की कोई एक विशेष पॉइंट को, उस पर हम गहराई से चिंतन करते हैं, है ना। और वो बात, जैसे कि वो चिंतन से क्या होता है, वो बात जैसे कि जैसे बाबा कहते हैं ना कि तीर लग जाना। तो कोई पॉइंट हमको खास जैसे तीर लग गया कि आज ये पॉइंट विशेष बात है, फिर उसी पर ही चिंतन चलता है ना। उसी पर ही, और उस चिंतन से क्या होता है, वो जैसे कि आत्मा में गहरे उतर जाती है, समा जाती है वो बात। फिर तीसरी बात है मंथन। मंथन का मतलब होता है, जो बात अंदर गई, चिंतन में जो बात रही, उसको, उसी बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हुए उस पर आगे और उसको चारों तरफ से देखना, खंगालना,
जैसे मान लीजिए किसी का कोई प्रोफेशन है, वो उस एंगल से देखेगा। कोई इंजीनियर है तो उसको इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से देखेगा। हम्म, कोई डॉक्टर है तो मेडिकल दृष्टिकोण से देखेगा। इस प्रकार से हम अलग अलग एंगल से देखेंगे। तो सामाजिक दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, तब उस बात पर हमको एक, जैसे मंथन, मतलब जैसे दही बिलोते हैं ना, तो मंथन करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, उसमें से कोई एक नई चीज निकलेगी। हम्म, एक नया स्पष्टीकरण सामने आएगा, और वो बात आपकी निजी प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब आपकी मतलब खुद की चीज हो जाएगी। कोई नींद में भी पूछेगा ना तो उसको आप बता सकते, वो चीज आप भूल ही नहीं सकते। वो आपकी अपनी खुद की चीज हो गई। तो इसी प्रकार से ये हो गया मनन, चिंतन और मंथन। ये तो हो गया योग की पहली स्टेज। बाबा कहते हैं ना, मनन चिंतन भी योग है ना। ये इनिशियल स्टेज है, ये योग की प्रारंभिक स्थिति है। तो अगर हम ज्ञान का मनन करते हैं तो वो भी बाबा की याद ही हुई, क्योंकि बाबा के दिए हुए पॉइंट्स का ही चिंतन मनन कर रहे हैं, है ना। पहला है मनन, दूसरा है लगन। लगन, लगन का मतलब है बाबा से, परमात्मा से बात करना, उनसे रुरियान करना। जैसे मनन का अर्थ बताया कि अपने आप से बात करना, तो लगन का अर्थ होता है बाबा से बात करना, बाबा से बातें करना, बाबा से रूरियान करना। मैं इस पर भी अपना अनुभव सुनाऊंगा, है ना, कि बाबा से रूरियान करने से कैसे बाबा से रिस्पांस मिलता है ना। ये हर एक को अपना अपना अनुभव है, हर एक को अनुभव है इसका, है ना। क्योंकि एक बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा बाबा बच्चों से बात करते हैं, है ना। बच्चे अगर बाप से प्रश्न पूछे और बाबा उत्तर न दे, ऐसा हो नहीं सकता। ये बाबा ने एक बार कहा था। तो उस रिहान का रिस्पॉन्स मिलता है। ये मैंने आपको बताया योग की दूसरे स्टेप। पहला है मनन, दूसरा है लगन, तीसरा स्टेप है उसको कहते हैं मगन। मगन का मतलब होता है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। बातें कब तक करेंगे, है ना। करते 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 बिल्कुल लगन, कंसंट्रेशन, एकाग्र हो जाना। ये एकाग्रता योग के लिए बहुत आवश्यक है ना। और इस एकाग्रता को हमें बढ़ाते रहना है, टाइम पीरियड इसको बढ़ाते रहना। पहले जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एकाग्र हुआ, फिर बुद्धि इधर गई, फिर उस बुद्धि को, मन बुद्धि को खींच के लाइए, फिर करिए। ये तो थोड़ा करना पड़ता है पुरुषार्थ, है ना। तो अब जब हमारी एकाग्रता, एकाग्रता कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि मन और बुद्धि जब दोनों एक ही ट्रैक पे चलेगा, एक ही सब्जेक्ट पे चलेगा, है ना, उसको कहते हैं एकाग्रता। बुद्धि कोई और विजुलाइज कर रहा है और मन कुछ और चिंतन कर रहा है, तो वो एकाग्रता नहीं है। जो बुद्धि विजुलाइज कर रही है, मन भी वही चिंतन कर रहा है, उसी की अनुभूति कर रहा हो, उसको कहते हैं एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एक ही ट्रैक में दोनों चलते हैं, उसको कहते हैं एकाग्रता। इसके टाइम पीरियड को हमें बढ़ाना होता है, यह अभ्यास से होता है। अब जब ये अभ्यास धीरे धीरे पक्का हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो फिर जो चौथी स्टेज है, चौथी पौड़ी है, उसको कहते अगन। अगन, जैसे देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे राजयोग के चित्र में एक चित्र है, उसमें दिखाया गया है कि सूर्य की किरणें लेंस के द्वारा कागज पर एकाग्र होकर के, कंसंट्रेट होकर के कागज पर पड़ रही है। वो एकाग्रता से थोड़ी देर जब वो कंसंट्रेट पढ़ता जाएगा तो तुरंत उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आग लग जाएगी, है ना। अगर आप लेंस को हिलाते रहें, सूर्य की किरणें तो पड़ रही है पर आप लेंस को हिलाते रहें, तो वहां एकाग्र नहीं हो पा रहा है। एकाग्र नहीं हो पा रहा है तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। तो ये अगन, इसी से ही
यही ज्वाला रूप स्थिति है, यही योग अग्नि है। इसी से ही हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। इसी का ही अभ्यास हम जितना करेंगे उतनी हमारी आत्मा की प्योरिटी भी बढ़ती जाएगी, आत्मा की लाइट ब्राइट होती जाएगी, तेज होती जाएगी, है ना। अब एक मुरली है, 20 मार्च 2025 की मुरली है। उसमें बाबा ने कहा योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा के अलाय खाद निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं। देखिए, बाबा कह रहे हैं कि इस अग्नि को प्रज्वलित करके रखना है। अगर ये अग्नि ठंडी हो जाए तो फिर वो अलाय निकलेगी नहीं। तो योग अग्नि, इसको हमें प्रज्वलित किए हुए रखना है। एक अव्यक्त वाणी है, वह है 3 फरवरी 2003 की अव्यक्त वाणी है। ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। बाबा कहते हैं केवल योग को ज्वाला रूप बनाओ, है ना। बाबा कहते हैं सब हो जाएगा, सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो अब हमें इस योग को ज्वाला रूप बनाना है। तो इसी का ही हमको पुरुषार्थ करना है। अब वैसे तो योग की ये मूलभूत बातें हैं, हम सभी ब्राह्मण योगी हैं, सबके अनेक अलग अलग अनुभव भी होंगे। तो मैं इस पर व्यक्तिगत अनुभव सुनाता हूँ योग के। जैसे मैंने रूह रेहान की बात की, हम बाबा से जब रूह रेहान करते हैं तो बाबा कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, है ना। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। अभी जैसे भी कोरोना काल हुआ, कोरोना काल आया, उसका अनुभव तो सबको है। तो उस समय हमारे ज्ञान सरोवर में डॉक्टर निर्मला दीदी जी उस समय थी। तो डॉक्टर निर्मला दीदी ने सबको कहा कि सबको वैक्सीन लगाना है ना, सबको वैक्सीन लगाना है। तो कुछ कुछ नंबर्स लगते थे कि आज इतने लोग जाएंगे, फिर अनाउंस होता था कि आज इतने इतने लोग जाएंगे। तो फिर मेरा नंबर आया कि आज मुझे जैसे जाना है। मतलब एक दिन पहले अनाउंस हो जाता था और लिस्ट भी लगी रहती थी कि ये जाना है। तो उस दिन अमृत वेले मैंने योग के समय, योग करने के बाद मैंने बाबा से ध्यान किया। मैंने बाबा को कहा बाबा, आज तो मुझे वैक्सीन लगाने जाना है ना, आज मेरा नंबर है। तो बाबा ने मुझे कहा आपको वैक्सीन नहीं लगाना है। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि बाबा ने मना किया तो फिर मैं क्यों लगाने जाऊं, पर मेरा नंबर है। तो फिर बाबा ने तुरंत कहा कि बच्चे, बाबा आपके साथ है ना, आपको क्या चिंता है। बस मैं निश्चिंत हो गया, बाबा मेरे साथ है, मुझे क्या चिंता है। बस ये तो बस एक बाबा ने मंत्र दे दिया, बाबा मेरे साथ है। बाबा ने खुद आगे होके कहा। बस मैं नहीं गया लगाने। हम्म? उसके बाद ड्रामानुसार वो कोरोना काल उस समय हल्का भी हो गया था। पहले तो जिस समय था उस समय तो न किसी को ना आना न किसी को जाना, है ना, ऐसा था। फिर बाद में ये सब हो गया, मैंने नहीं लगाया। तो ये एक रिस्पांस, हम कुछ भी आज मुझे क्या क्या करना है या क्या प्रोग्राम है, अमृत वेले हम बाबा को बता देंगे तो बाबा हमको आवश्यक गाइडलाइंस देते हैं। और मेरा अनुभव यह है कि कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हमको सेवा में भी जाना हुआ कहीं भी तो अच्छा, फिर ना, फिर वो टेस्ट करते थे तो हर टेस्ट में मेरा नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव। तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो वास्तव में हमारा जब संबंध बाबा से अटूट होता है ना,
और बाबा से संबंध निभाते हैं। निभाने का मतलब बाबा से हर बात पूछना, करना, लेन देन। निभाने का मतलब क्या, यही तो है ना। बाबा हमको आवश्यक गाइडलाइंस देते हैं, है ना। ऐसे अनेक अनुभव है। मैं एक जो हमारा ब्राह्मण जीवन के, योगी जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ अनुभव है ना, वो मैं दो अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी देखिए, बहुत पुरानी बात है वैसे, पर वो कुछ एक लेटेस्ट बात, एक पुरानी बात, दो अनुभव मैं सुनाऊंगा। ऐसे तो अनेक अनुभव सबको है ना। तो उसमें से मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये है कि ज्ञान सरोवर में जब हम यहाँ आए, तो यहाँ पर मैं 93 में आया। 1993 में दादी जी ने यहाँ बुलाया। उससे पहले मुझ आत्मा को इंदौर जोनल हेडक्वार्टर में 10 वर्ष वहाँ समर्पित रूप से सेवा करने का चांस मिला। 83 टू 93, उससे पहले तो मैं सर्विस करता था। तो मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड का था। तो उस समय जब मैं समर्पित होने के लिए आया, हुआ ये कि मैं तो वहाँ पर भिलाई में भिलाई में एसीसी सीमेंट जामुल में, वहाँ मैं एसीसी सीमेंट में सर्विस करता था। और करते करते फिर जब सेवा केंद्र खोलने का सारी सेवाएं प्रारंभ हुई, तो उस समय मुझात्मा को उसमें सेवा करने का चांस काफी मिला। इसी बीच में इंदौर जोनल हेडक्वार्टर का मकान बनना शुरू हुआ था। जमीन ली गई थी और मकान बनना शुरू हुआ था। तो मुझात्मा को ऑफर आया कि आपको यहाँ आना है विद बैग एंड बैगेज। उस समय मुझे याद है कि मैं छत्तीसगढ़ में राजनांद गांव करके एक शहर है, वहाँ पर सेवा केंद्र खोलने के लिए हम लोगों ने वहाँ बहुत बड़ा मेला लगाया था। तो उस मेले की सेवा के लिए हम वहाँ गए हुए थे, वहीं पर ही था। और उन दिनों तो कोई मोबाइल होते नहीं थे। तो एक भाई रायपुर से आया, भाई ओम प्रकाश भाई जी का, वहाँ कमला दीदी के पास फोन आया और उनको कहा कि मुखर्जी भाई को भेजो। तो तुरंत भेजो। तो आवश्यकता हुई तो उसी समय जब मुझे समाचार मिला, वो भाई आके के समाचार दिए, भाई आपको कल ही निकलना है। तो उस समय मैंने बाबा से रिहान किया। बाबा को पूछा, मैंने कहा बाबा, अगर आप मुझे समर्पित ही करना चाहते हैं तो मुझे आप मधुबन में क्यों नहीं करते। जस्ट मैंने अर्जी डाली। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, बाबा आपको ट्रेनिंग में भेज रहा है। बस जब मैंने ये बाबा से सुना, तो मैं निश्चिंत हो गया कि बाबा चाहता है कि मैं नौकरी छोड़ करके समर्पित रूप से सेवा करूं, जहां बाबा मुझे ट्रेनिंग देगा। बस मैं तुरंत तैयार होकर के फिर मैं निकल गया। 10 वर्ष वहाँ सेवा में था। वहाँ मकान बन रहा था तो सारे बिजली का काम, फिर वहाँ कन्याओं का हॉस्टल बना तो हॉस्टल में बिजली का काम, ऐसे करते करते फिर उसके बाद मुझे बड़ों ने भेजा रायपुर में। उन्होंने कहा कि वहाँ पर रायपुर में एक छोटी जमीन मिली थी चौबे कॉलोनी में। अभी तो बड़ा रिट्रीट सेंटर है, वो बाद की बात है। जिन दिनों मैं वहाँ था उस समय की बात, वहाँ छोटी जमीन मिली थी। तो मुझे कहा गया कि वहाँ आपको बिजली का सारा कंस्ट्रक्शन कैसे क्या होना है उसका नक्शा बना के आना। तो वहाँ पर गए तो उस समय तो प्लिंथ लेवल का काम चल ही रहा था। फिर भी थोड़ा ड्राइंग देख करके हमने उसका इलेक्ट्रिकल का सारा लेआउट, सारा कैसे क्या बनेगा, वो हमने तैयार कर लिया। पर मुझे कमला दीदी ने रोक लिया, बोले कि नहीं, आपको पूरा फिनिश करके जाना है। तो इंदौर से भी छुट्टी मिली कि नहीं, आप पूरा करके आओ। तो मैं ये बात बता रहा हूं कि जब ये बन रहा था, काफी स्पीड में बनने लगा। अब बनते बनते दीवारें खड़ी हो गई, वो सब हो गया और हमारा बिजली का काम भी शुरू हो गया। इसी बीच में कमला दीदी जी ने मुझे बुलाया और हमारी एक दादा वासवानी जी थे, है ना, वो सारा कंस्ट्रक्शन का
काफ़ी फाइनेंस का काम वो देखते थे, काफ़ी उन्होंने अपना तन मन धन लगाया। तो दोनों ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि इस बार का जो फाइनेंस है वो हमने बिजली काम के लिए खास रखा है, तो आपको बिजली के लिए जो जो भी चीज़ें सामान लेना है वो ले लो, बाद में नहीं, ना अभी अभी ले लो। अब वो पूरा बनने में अभी तो बन ही रहा है, फिर भी मैंने अंदाज से सारा कैलकुलेट करके हमने सामान खरीद लिया। और चूंकि मुझ आत्मा को बाबा ने टेक्निकल अनुभव, इंडस्ट्रीज का अनुभव दिया था, तो उस हिसाब से, क्योंकि मैं वहाँ इरेक्शन डिपार्टमेंट में था, प्लांट तैयार होता है, उसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बहुत सीखने को भी मिलता है, प्रयोग करने को भी मिलता है। तो उसमें मुझे बाबा ने बहुत अच्छा अनुभव दिया था और उस हिसाब से मैंने इंडस्ट्रियल की रीति में थोड़ा सा लेआउट डायग्राम बनाया। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि हमारे सेंटरों में जो हॉल बनता है वही म्यूजियम भी होता है ना। और जहाँ पर स्टेज होता है उसी के बाजू में लाइट एंड साउंड कंट्रोल होता है और सारे कंट्रोल, और एक टू वे स्विच देते हैं कि ताकि बहनें आ करके जला सके। और परंतु होता क्या है कि अगर इधर देते हैं तो हमने सोचा कि ये प्रॉब्लम हम खत्म करेंगे, क्योंकि अगर सारे स्विचेस इधर दें एंट्रेंस में, तो किसी को पंखा चाहिए तो सफेद लाइट जला देता है, तो वो डिस्टरबेंस होता है। तो हमने सोचा कि सारा कंट्रोल एक ही जगह रहेगा, दोनों जगह रहेगा। परंतु हमने एक सिस्टम, एक नया बाबा ने टच किया और एक नया सर्किट डायग्राम बनाया कि हम ट्रांसफर स्विच देंगे कि जब क्लास चलेगी तो इधर के जो स्विचेस है वो कुछ काम ही नहीं करेगा, कोई कुछ भी दबाए, सारा कंट्रोल इधर हो जाएगा। जब क्लास पूरी हो गई तो ट्रांसफर स्विच ऑन कर देंगे, सारा कंट्रोल उधर चला जाएगा, तो फिर वो ऑन होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए था रोटरी स्विच, स्पेशल प्रकार का रोटरी स्विच चाहिए था जो इंडस्ट्री में लगता है। वो महंगे भी होते हैं उन दिनों तो, आजकल के हिसाब से उस समय कंपैरिजन में महंगा ही कहेंगे। तो हमने वो सारा कैलकुलेट करके ले लिया, दो स्विच, एक इधर के लिए, जब इधर का ट्रांसफर करेंगे उधर, उधर का करेंगे इधर। तो वो हमने ले लिया, सब कर लिया, सेव कर लिया। अब वो जो है वो चीज करीब 4-5 महीने बाद लगना था, है ना। तो अब वो जब धीरे धीरे काम पूरा हुआ, मैंने सारा वायरिंग कर ली, वो कर ली, जब वो स्विच लगने का समय आया तब मैंने वो निकाला, तो मैंने देखा ये तो गलत स्विच आ गया, ये तो गलत आ गया, जो मुझे चाहिए था वो नहीं है ये स्विच, ये तो अलग स्विच है। अब 4-5 महीने हो गए, अब दुकानदार ये वो वापस तो करेगा नहीं और हमें पैसा मिलेगा भी नहीं नया खरीदने के लिए, क्या करूं। तो फिर मैं अमृत वेले मैंने बाबा से रू ध्यान किया, मैंने कहा बाबा, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई कि ऐसी ऐसी बात है और मैं क्या करूं। बाबा ने कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। तो मैंने कहा बाबा आप ही बताइए मैं कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा ने मुझे कहा, बाबा के शब्द बता रहा हूं, बाबा ने कहा कि बच्चे उसका नक्शा निकालो और नक्शा निकाल करके उसको देखो। ठीक है। मैं तुरंत उठ करके सब छोड़ करके पहले मैं मतलब हर उसमें आइटम में मैनुअल होता है, तो उसका भी मैनुअल था, तो मैनुअल निकाला, उसमें उसका ड्राइंग होता है। बाबा उसको कह रहे हैं नक्शा निकालो, तो वो मैंने उसका वो मैनुअल का ड्राइंग देखा। देखते 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 बाबा ने मुझे टच किया, मुझे बाबा ने कहा कि पूरे स्विच को खोल दो। उसके स्विच के ना वो ऐसे लंबा होता है, उसके लैमिनेशंस होते हैं। तो बाबा ने कहा पूरा स्टड को, पूरा लैमिनेशन खोल दो। तो ठीक है। तो मैंने एक एक करके खोल करके अलग 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 जगह ऐसे क्रम में रख दिया, है ना, कौन सा कहाँ खोला मैंने क्रम में रख दिया। बाबा ने कहा खोल दो, मैंने खोल दिया। फिर बाबा ने मुझे कहा कि अब पहले ये वाला लगाओ। ठीक है। फिर बाबा ने कहा ना अब ये वाला लगाओ, अब ये वाला लगाओ। ऐसे करते 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 बाबा ने फिर से पूरा स्विच को असेंबल करा दिया। अब जब स्विच असेंबल हो गया
तो मैंने देखा कि जो स्विच मुझे चाहिए तो वही बन गया। ये बड़ा वंडर लगा मुझे। मुझे तो आइडिया नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि उसके टर्मिनल्स के बाबा ने पोजीशन बदल दिए। अब अब हम लोग फैक्ट्री में तो ये काम करते नहीं, बस नया आया लगाया। परंतु ये ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमें अकल ही नहीं थी। आइडिया ही नहीं था। पर बाबा ने मुझे इसमें सारा बाबा ने बता दिया कि ऐसे ऐसे करो। और सचमुच बाबा कैसे बिगड़ी को बनाने वाला, ये मेरे को अनुभव हुआ। और मैंने देखा जो स्विच चाहिए तो वही हो गया। फिर दोनों स्विच को वैसे ही कर दिया और बस वो लग गया, सक्सेस हो गया। ऑपरेशन सक्सेस हो गया, बिल्कुल सब ऑपरेट जैसा सोचा था, सब ऑपरेट एकदम सक्सेस हो गया, है ना। तो ये बाबा इतनी मदद करता है कि बात मत पूछो। अलग अलग प्रकार के मदद करता है ना। ऐसे खैर ये तो एक अनुभव हुआ। एक और जो अभी तक का सबसे मेरा जबरदस्त अनुभव, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके लिए हम अभी मैं ग्लोब लाया नहीं। मैं आपको वैसे हम जो समय के चक्कर का खगोलीय रहस्य में जो वो बताते हैं, उसके दूसरे सत्र में इस टॉपिक को मैं जरूर लेता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कि बाबा कहते हैं ना कि साइलेंस से साइंस निकली। ये सच बात है। साइलेंस माना योग। जैसे अभी 17 मार्च 2025 की मुरली में ही बाबा ने कहा ना कि योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ये 17 मार्च 2025 की मुरली में ही बाबा ने कहा कि योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है ना। तो वो सच में ये सब क्या है, योग बल साइंस बल यही तो है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है कि जब वो सृष्टि चक्र का जो मैं सुनाया करता हूँ, आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा, यूट्यूब में भी है। तो उसके 3 सेशन होते हैं। पर इसके दूसरे सत्र में मैं इसका जिक्र करता हूँ, तो वही अनुभव मैं अब यहाँ फिर से सुना रहा हूँ। तो देखिए वो ये है कि जब ये सृष्टि चक्र का मॉडल तैयार हुआ, उसमें हम 3 गति बताया करते हैं, है ना। पृथ्वी की 3 गति। पहली गति है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हाँ, वो पृथ्वी की पहली गति। दूसरी गति हम कहते हैं सूर्य के चारों तरफ भी पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। तो पहली गति उसको कहते हैं रोटेशन, है ना, रोटेशन। और दूसरी गति सूर्य के चारों तरफ घूमना, उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन, है ना। पहला हिंदी में रोटेशन को कहते हैं परिभ्रमण। और सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिवॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। सूर्य की परिक्रमा करना, है ना। अब तीसरी गति जो बाबा ने बताया है वो है रिपीटेशन, जो कल्प की गति है ना। वो सूर्य बहुत बड़ा है, पृथ्वी छोटी है। सूर्य के एक साल में केवल सूर्य का एक सरकमफ्रेंस सेंटर में कवर किया। और करते करते उसका एक करते करते ये ऑर्बिट धीरे धीरे शिफ्ट होता जाता है। ऑर्बिट शिफ्ट हो गया, फिर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे स्पाइरल करते 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 5000 साल में पृथ्वी सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। इसको कहते हैं पृथ्वी की तीसरी गति, कल्प की गति। अब जब ये हमने ये सन 2012 में ये मॉडल तैयार हुआ था, जब साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन थी, उसी में मुझे ऑफर किया गया था। तो बाबा ने ये मॉडल तैयार करवाया था। तो शांतिवन में डायमंड हॉल के पीछे बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा था, उसमें हमको भी एक स्टॉल मिला था, उसमें ये डिस्प्ले किया। उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था, परंतु जब ये मॉडल बन रहा था तब बाबा ने मुझे कहा था, बच्चे आगे चल के बाबा आपको और पॉइंट्स देंगे। अब वहां तो मैं 5 मिनट में ही बात पूरी कर देता था, क्योंकि उतना ही मुझे ज्ञान था, उतना ही मालूम था। अब हमारे ज्ञान सरोवर में हर साल विंग प्रोग्राम होते हैं। तो जब 2013 में फिर से साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, तो उसमें मुझे फिर से कहा गया भाई ये मॉडल आप फिर से लगाइए। तो हमारे ज्ञान सरोवर के हारमोनी हॉल है, उसके बाहर बहुत बड़ा कोर्ट यार्ड है, आंगन है, वहां पर ये डिस्प्ले हमने किया था।
तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने देखा था। तो उनमें से एक आत्मा, एक साइंटिस्ट, एक आत्मा ने मेरे पास अलग से समय लेकर के मुझे एक प्रश्न किया। उसने मुझे प्रश्न ये किया कि आप पृथ्वी की 3 गति बताते हो, है ना? तो उन्होंने कहा पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, रोटेशन। कहते हैं ओके, इट इज एक्सेप्टेड, ये हम स्वीकार करते हैं। फिर पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, रिवॉल्यूशन, वो दूसरी गति भी एक्सेप्टेड। ये दोनों गति को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मानते हैं ये होती है। परंतु उसने मुझे प्रश्न ये पूछा कि पृथ्वी की तीसरी गति क्यों होती है। उसने मुझे ये प्रश्न पूछा। अब इसका उत्तर तो मुझे मालूम नहीं था, है ना? तो परंतु बाबा ने मुझे तुरंत एक पॉइंट टच किया। तो मैंने उसको तुरंत एक प्रश्न पूछा। मैंने पूछा, सर आप मुझे पहले ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। उसने मुझे पूछा तीसरी गति क्यों होती है। तो मैंने उनको पूछा, आप पहले ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। तो मेरा अचानक का प्रश्न सुन करके वो चुप हो गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसने मुझे जवाब दिया। उसने कहा इट इज नेचुरल। वो कहता है ये नेचुरल है। तो जब ये पृथ्वी की पहली गति नेचुरल है तो सारी गति नेचुरल हो गए, तो प्रश्न समाप्त हो गया। परंतु मेरी बुद्धि में ये फिट बैठ गया कि भाई उसने प्रश्न तो ठीक पूछा है ना? प्रश्न उसने ठीक पूछा है, क्योंकि इस सृष्टि पर बिना कारण का कुछ नहीं होता है ना? क्योंकि ये दुनिया कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, एफर्ट एंड रिजल्ट की दुनिया है। इस सृष्टि पर बिना कारण का कुछ भी नहीं था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। क्यों घूम रही है? कारण तो जरूर होगा, मुझे मालूम नहीं, उस वैज्ञानिक को मालूम नहीं, वो बात अलग है, परंतु कारण तो जरूर होगा और वो मुझे ढूंढना है। और सबसे मजे की बात है, इंटरेस्टिंग बात यह है, विज्ञान के इस क्षेत्र में अभी तक इसकी खोज ही नहीं हुई है। वैज्ञानिक लोग ये तो जानते हैं, मानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, परंतु क्यों हो रही है ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि इस पर खोज ही नहीं हुई है। इस खोज में किसी को सफलता अभी तक मिली नहीं है। अभी तक इसका, इसके बारे में किसी को पता नहीं, और मुझे इसका उत्तर चाहिए। तो हमने हमने डिसाइड कर लिया, हमने ठान लिया कि मैं बाबा से पूछूंगा। तो दूसरे दिन अमृत वेले मैंने बाबा को समाचार दिया कि बाबा कि ऐसी ऐसी बात हुई है, और उसने मुझे ऐसा प्रश्न पूछा और मुझे मालूम नहीं, उसको भी मालूम नहीं, तो मुझे आपसे जानना है कि ये पृथ्वी की तीनों गति क्यों होती है। तो मैंने बाबा से पहले ये पूछ लिया, बाबा पहले आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। अब मेरा बाप है ना, हम तो उसी से पूछेंगे ना, हमारा अधिकार है। तो मैंने कहा बाबा पहले आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी की पहली गति क्यों होती है। तो बाबा ने एक ऐसा वंडरफुल जवाब दिया जो मैं सोच भी नहीं सकता था। बाबा ने कहा, बच्चे ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो जब बाबा ने ये कहा तो मेरा दिमाग ठनका कि मैंने ये पढ़ा तो हुआ था। जब मैं पढ़ता था, है ना, स्टडी करता था, तब मैंने ये पढ़ा हुआ था कि फ्लेमिंग्स नामक वैज्ञानिक ने 2 रूल का आविष्कार किया है। परंतु मैं भूल चुका था, क्योंकि इतने समय बाद, पर धुंधला धुंधला याद तो था, पर स्पष्ट नहीं था। उसके पॉस्चर याद थे, पर वो मुझे पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो इसीलिए जवाब तो मिला पर समझ में ही नहीं आया। फिर तुरंत क्या हुआ कि बस अमृत बेला पूरी करके, मुरली क्लास पूरी करके, है ना, नाश्ता करके सीधे मैं हमारे ज्ञान सरोवर के जो इंटरनेट ऑफिस है उस समय वहां भागा। वहां पर मैंने गूगल में सर्च किया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसको मैंने 2-3 बार पढ़ा। फिर उसको मैंने ग्लोब पे, पृथ्वी में उसको हमने अप्लाई किया। और तब मुझे समझ में आया कि सच में यही एकमात्र कारण है जिसके कारण पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और पृथ्वी अपने धुरी पर एंटी क्लॉकवाइज ही हमेशा क्यों घूमती है, यह भी समझ में आ गया। वो मैं आपको शेयर करता हूं। देखिए, फ्लेमिश नामक वैज्ञानिक ने 2 रूल का आविष्कार किया है। एक ये पॉस्चर है, ये पॉस्चर है ना, और राइट हैंड रूल उसका ये पॉस्चर है।
है ना। ये तो अब बाबा ने लेफ्ट हैंड रूल कहा। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के सिद्धांत के आधार पर बिजली की मोटरें चलती है, और राइट हैंड रूल के सिद्धांत के आधार पर बिजली पैदा होती है। पर बाबा ने लेफ्ट हैंड रूल कहा। अब लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग्स ये कहता है कि ये पोस्चर है इसका, है ना, ये तो वो कहता है कि ये जो लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, इफ द बाएं हाथ की ये तर्जनी उंगली, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बाएं हाथ की तर्जनी उंगली, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये चुंबकीय शक्ति की प्रवाह की दिशा हो और ये करंट फ्लो की दिशा हो, और जब दोनों ऊर्जा एक दूसरे को इस रीति से काटेगी तो एक तीसरा फोर्स अपने आप क्रिएट होगा, वो मैकेनिकल फोर्स होगा, है ना। ये उसका सिद्धांत है। अब हमने अभी मैं ग्लोब तो लाया नहीं, मेरे को उतना ध्यान नहीं था, तो मैं आपको अब इमेजिन करो ये ग्लोब है ना, पृथ्वी है ना। तो अब हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, और उस चुंबक का जो नॉर्थ पोल है पॉजिटिव चार्ज है, साउथ पोल उसका नेगेटिव चार्ज है। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव अंदर अंदर जाएगा, है ना। और हर चीज का एक सर्किट कंप्लीट होता है, क्योंकि सृष्टि का एक यूनिवर्सल लॉ है, एवरीथिंग कंप्लीट इट्स ओन सर्किट। तो इसका भी सर्किट कंप्लीट होगा। तो नॉर्थ पोल से अंदर अंदर साउथ पोल में, क्योंकि मटेरियल है उसके लिए कोई बैरियर नहीं है, सूक्ष्म चीज है, फिर साउथ पोल से बाहर निकल करके फिर पृथ्वी के कर्वेचर में मुड़ के मुड़ते मुड़ते फिर से वो नॉर्थ पोल में आएगा, और इसका सर्किट कंप्लीट होगा। और परंतु ये सर्किट तो चारों तरफ होगा, ऑल अराउंड एंड कांस्टेंट, है ना। अब हम आत्मा है तो पृथ्वी के सरफेस में रहती है, तो बाहर क्या हो रहा है उसको समझा जा सकता है, अंदर का तो समझ में नहीं आएगा, तो हम बाहर का ले लेते। तो नॉर्थ से साउथ पृथ्वी के अंदर अंदर चुंबकीय प्रवाह की फ्लो डायरेक्शन अंदर गया, और साउथ पोल से बाहर निकल करके पृथ्वी के कर्वेचर में मुड़ते मुड़ते नॉर्थ में आया। तो बाहर वाला हम ले लेते जो नीचे से ऊपर साउथ टू नॉर्थ गया। तो प्लेमिंग्स ने ऐसा कहा तो हम ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो एक चीज हमको मिल गई, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक चीज मिल गई है ना, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। और फ्लेमिंग्स कहता है ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट फ्लो है। तो हमने सोचा ये इसमें करंट फ्लो कहां से आएगा। तो बाबा ने कहा कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वही इसका करंट फ्लो है। मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति को करंट फ्लो के साथ तुलना की जा सकती है ना। तो मतलब अब दोनों चीज हमको मिल गई। और ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी पृथ्वी के चारों तरफ हर चीज को खींच रही है ना, हर चीज। और ये भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्किट है वो ऑल अराउंड एंड कांस्टेंट चारों तरफ होता है और लगातार होता है, तो ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति ये भी चारों तरफ होता है और लगातार होता है। अब दोनों चीज हमको मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दोनों एनर्जी एक दूसरे को ऐसे काट रहा है, तो काटेगा तो तीसरा फोर्स अपने आप क्रिएट होगा, और वो मैकेनिकल फोर्स होगा, और वही फोर्स पृथ्वी को घुमा रही है। और चूंकि ये थंब के डायरेक्शन में होगा तो थंब के डायरेक्शन में माना ही एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घुमा करती है और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा करती है ना। ये बाबा ने हमको जवाब दिया, है ना। तो बाबा से रूरिहान करने से बाबा जवाब देता है ना। इसके तो और भी अनुभव है कि दूसरी गति क्यों होती, तीसरी गति, उस सब जवाब बाबा ने दिया है, वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको अभी नहीं लेता हूं। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, या आप हमारा यूट्यूब में इसका दूसरा सेशन देखेंगे ना, तो उसमें सारी चीजें बताई हुई है। तो बाबा से हम जब बातें करते हैं, रूरिहान करते हैं, तो बाबा हर प्रकार का डायरेक्शन देता है, हर प्रकार का गाइडलाइन हमको देता है। अब ये जो नई चीज बाबा ने दे दी ना, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर क्यों घूमती, आज तक वैज्ञानिकों को मालूम ही नहीं है जो बाबा ने बताया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी
सेकंड से जो बाबा ने जवाब दिया ना, इसी के आधार पर ही हमको ये जो मॉडल तैयार हुआ, इसका कॉपीराइट सर्टिफिकेट हमको कॉपीराइट दिल्ली के कॉपीराइट ऑफिस से हमको ये मिला, इसी के आधार पर। क्योंकि वो तो पूरा छानबीन करते हैं, जो नई चीज होती है उसी को। इसका तो जवाब अभी तक किसी के पास है ही नहीं। तो इसकी भी बाबा ने मॉडल की कॉपीराइट भी करा दी। ओम शांति।